हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट मंदिर तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे और आसान शब्दों में। हड़प्पा सभ्यता में मनके मनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। तो आंसर देख लिखे हैं। इसका आंसर है तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ विविधा उल्लेखनीय है। कालीनियन सुंदर लाल रंग का जैस्पर स्फटिक क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर तांबा कांसा तथा सोने धातुएं तथा शंख फ्यास और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। जो मनके थे वो सेल खड़ी पत्थर तांबा कांसा सोने धातुएं शंख फाइंस और पक्की मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते थे। और दूसरा जो तरीका था जिनके द्वारा हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की। दूसरा, उन्होंने राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा। अपना सेकंड क्वेश्चन, अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है? अपने तर्क से व्याख्या करें। अपने तर्क से व्याख्या करिए। तो अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की जो सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम निम्नलिखित कारणों से है। कौन से? देखिए, उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। जो उस काल की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। दूसरा, केवल पुरातत्व अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सभ्यता का समय व विकास आदि का ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं। जबकि सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। क्या है? उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस अवशेषों को उनके जो पुरातात्विक अवशेष का अध्ययन करते हुए अनुमानों के आधार पर ही सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में समय का विकास आदि का ज्ञान प्राप्त करा है। जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। अगला हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिधम के मन में क्या भ्रम था? जो कनिधम था के मन में क्या भ्रम था हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान? तो आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। जो आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4वीं और 7वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए चीनी जो तीर्थयात्री थे
उनके द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। दूसरा, जहाँ तक कि कनिधम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक इसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। अगला क्वेश्चन है, कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों से हुआ था। जो गंगा की घाटी से पनपे पहले शहरों से हुआ था, कनिधम के मन के ये भ्रम थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिधम के द्वारा अपनाए गए तकनीक में क्या अंतर था? तो इसका आंसर है, मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उल्लंघन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इस खोज के संदर्भ में के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। जो मार्शल थे वो पुरास्थल के विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर देते थे। जो पूरे टीले थे उनके परिणाम वाले नियमित और क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उन्होंने उल्लंघन करने वाले प्रयास करते थे, जिसका अर्थ यह होता था कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी इकाई जो है एक इकाई विशेष से प्राप्त जो सभी वस्तुएं जो होती थी सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। अगला है, R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। जो R.A.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया कि व्हीलर ने पहचाना कि एक समान जो क्षैतिज इकाइयाँ हैं के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। अगला है हमारा क्वेश्चन, शमशान समाधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत क्या है, उसकी व्याख्या करनी है। जो समाधान जो है उसके अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की विधि है। जो समाधान है वो अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि है। दूसरा, हड़प्पा जो सभ्यता है उसके स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गतों में दफनाया जाता था। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। तीसरा है, कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो इस और संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु उपरांत किया जा सकता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं।
जो पुरुष और स्त्री है दोनों के समाधानों से यह सबों से आभूषण मिले हैं। अगला है हमारा हड़प्पाई जल निस्तारण प्रबंध के बारे में लेख लिखें। जो हड़प्पाई जल निस्तारण के प्रबंध में एक लेख लिखना है। इस नगर की एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई होती थी। इसकी जो नालियाँ थी वो मिट्टी के गारे, चुने हुए जिप्सम की बनी हुई होती थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों से आकर मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 से 5 फुट तक था। घर के गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए होते थे। इस तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। तो ये था हड़प्पाई जल निस्तारण प्रबंध के बारे में एक लेख, 5 नंबर का आता है। अगला है हमारा हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा करें। जो हड़प्पाई समाज में उसके शासकों द्वारा संभावित कार्य, उनकी व्याख्या करनी है। चर्चा विद्वानों की राय। तो हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कि हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसे कि मृग, मांडो, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। दूसरा है बस्ती के स्थापना के बारे में निर्णय लेना। बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों में विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, इनके नियोजन करने का कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरों का निर्माण कार्य करने के बारे में निर्णय लेने, लाखों की संख्या में विचित्र कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य संभावित शासक ही कर सकता था। अगला है कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के ही समान हड़प्पाई लोगों में भी है। जो कुछ पुरातत्वविद यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी से इनकी जो समकालीन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया के समान हड़प्पाई लोगों में भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता है? तो हाँ, हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित उदाहरण इस बात को दर्शाते हैं। तो कौन कौन से उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी? तो नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे। दूसरा कारण, सड़कें सीधी और चौड़ी थी। चौथा, घर पक्की लाल ईंटों के बने थे और एक से अधिक मंजिलें थे।
प्रत्येक घर में कुआं व स्नानघर थे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी जो मुख्य जल निकासी से जुड़ी थी। हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवन देखने को मिलते थे। लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं जिससे पता चलता है कि मुख्य व्यापारिक केंद्र रहे थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखे। तो इस पे एक लेख लिखना है। हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उल्लेखन के दौरान अनाज के दोनों का पाया जाना इस ओर संकेत करता है, किंतु कृषि की विविध विधियों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। जो हड़प्पाई लोग थे, मुख्य व्यवसाय उनकी कृषि थी। तो उल्लेखन के दौरान अनाज के दोनों का पाया जाना इस ओर संकेत करता है कि कृषि की विधियों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। खेतों के जोतने के संकेत कालीबंगन से मिले हैं। मुहरों पर वृषभ का चित्र पाया जाना भी इस ओर ही संकेत करता है। इस आधार पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कई स्थलों से मिट्टी के बने हल भी मिले हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि दोनों फसलें एक ही साथ में उगाई जाती थी। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों पर पत्थर का धातु के फलक लगाए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया था, क्योंकि यह क्षेत्र आर्द्र शुष्क प्रवृत्ति का है। सिंचाई के मुख्य साधन नहर और कुएं थे। अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले हैं। प्राय सभी जगह कुएं मिले हैं और धोलावीरा में जलाशय मिला है। संभवतः सिंचाई हेतु इसमें जल संचय किया जाता होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। किस पुरातत्वविद ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है? जिन मार्शल ने यह साक्ष्य अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में दिया है। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के किस तर्क की ओर यह अनुच्छेद इशारा करता है? तो यह साक्ष्य हड़प्पा के विनाश में विदेशी हमलों की भूमिका की ओर इशारा करता है। कौन इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है और क्यों? R.E.M. व्हीलर इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है क्योंकि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, जिससे किला या गद आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरधर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा जाता है गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है? तो ये हो गया किसने और कैसे इसकी इस अलग व्याख्या की है। एक अलग व्याख्या की है तो जॉर्ज डेल्स ने इस प्रमाण की विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो इस बात को मानने से हिचकिचाते हैं
कि यह हमला आर्यों ने किया था। उनके अनुसार जो कंकाल यहाँ मिले हैं वो हड़प्पा काल के नहीं, इस मात्रा में कंकाल मिले हैं ताकि उनकी जो अवस्था है उससे यह भी कहा जा सकता है कि यह बूचड़ खाने का समाधान हो सकता है। किसी भी शव पर शस्त्र के घाव क्यों कोई हथियार जलने के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।